Hello dear students, today we are going to discuss about the chapter physical world। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें कि आपको साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फिजिकल वर्ड से रिलेटेड। कुछ बच्चों का ये मानना हो सकता है कि सर फिजिकल वर्ड से तो कभी बोर्ड में कुछ आता नहीं है, कोई कंपटीशन में पूछा नहीं जाता, फिर इसकी ज़रूरत क्या है पढ़ने की। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बेटा जब तक हम किसी सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें वो इंटरेस्ट नहीं आता। इसलिए इस फिजिकल वर्ड को आपको पढ़ना चाहिए, जो चैप्टर पूरा है उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि फिजिक्स क्या है, उसका रिलेशन क्या है किसी अदर सब्जेक्ट के साथ ही साथ उसके क्या स्कोप्स हैं, एक्साइटमेंट्स क्या क्या हैं, इन बारे में ज़रूर आपको जानना चाहिए। उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे और तमाम सारे जो बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस के लॉज हैं एंड कंजर्वेशन लॉज हैं उनके बारे में भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आज, ठीक है, साइंस से। साइंस सभी ने पढ़ रखा है पहले से, सबको पता है, 6th क्लास में बच्चे को पढ़ा दिया जाता है कि साइंस क्या होती है। फिर धीरे धीरे करके वो समझ में आता है, फिर जब 8th क्लास में पहुंचता है, जब 8th क्लास तक पहुंचता है तो समझ में आ जाता है कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है। बट जो आगे बढ़ता है तब उसे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाती है फिजिक्स। पहले तो वो साइंस पढ़ रहा होता है अप टू 10th क्लास तक। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है यहां पर, साइंस क्या है। आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो सकता है, कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग आंसर हो सकता है सर साइंस तो एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल आपका सही है मानना, गलत नहीं, साइंस एक सब्जेक्ट है, लेकिन कैसे सब्जेक्ट है इसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पर समझने की किस तरीके से ठीक इसको हम सॉल्व करें, पढ़ें और इसको क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि साइंस बिल्कुल आपके पास, आप कह सकते हो कि ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके बारे में बगैर कुछ प्रेडिक्शन अलग से नहीं, मतलब हम ऐसे नहीं बता सकते कि बस ऐसे ही कुछ कर दिया। कोई भी सब्जेक्ट बारे में नहीं कर सकते हैं हालांकि, लेकिन इसका कुछ ना कुछ डेफिनेशन तो होगा, बिल्कुल डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन से डिस्कशन ये करते हैं कि साइंस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड, इसको मैं 3 अलग अलग उसमें लिख रहा हूं, ठीक, समझिएगा। ठीक, पहला क्या है, साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक and last is formulated knowledge। ये बिल्कुल साइंस का ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, फॉर्मुलेटेड नॉलेज है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ बेस रहा होगा, कुछ ना कुछ आधार बनाया गया होगा, तभी तो इसको डिफाइन किया गया। उसके लिए आपके पास क्या है कि ये आपके पास इसको लिख सकते हैं हम आगे कि साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू, किसके थ्रू, ऑब्टेन्ड थ्रू कौन कौन सी चीजें हैं, किन किन चीजें का। सबसे पहले आपके पास आती है ऑब्जर्वेशन। Observations. Science is an organized, systematic, formulated knowledge obtained through observations, experiments and verifications. ठीक है, ये आपके पास एक साइंस की डेफिनेशन है। सबसे पहले ध्यान रखिए, साइंस क्या मैंने बोला, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, फॉर्मुलेटेड नॉलेज है, कैसा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड और उसके बाद वेरिफिकेशन बेस्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइंस में जब कोई चीज़ हम पढ़ते हैं या समझते हैं उसके बारे में, कोई नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वो कहाँ से आते हैं, सबसे पहले उसके बारे में रिलेटेड स्टडी की जाती है कि क्या क्या है, उसके बाद उसके एक प्लान तैयार किया जाता है या कुछ कह सकते हैं एक थ्योरी बेस्ड स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। देन आपके पास क्या, उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या क्या वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। देन उसको क्या, उसका एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं।
देन अगर कोई एक्सपेरिमेंट कोई फेलियर आता है तब उसको ठीक फिर से रीअरेंज करके दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। देन जब ये क्लियर हो जाता है, अगर हम यहाँ पर पास होते हैं, तब हमारे पास उसका वेरिफिकेशन करने का नंबर आता है कि कहीं पर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो यहाँ से गड़बड़ कर सके या कुछ अभी कुछ अधूरा तो नहीं रह गया। तो हम कह सकते हैं कि साइंस क्या है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशंस। इसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि ये साइंस की डेफिनेशन है। बाकी मैं आपको बता दूं कि साइंस की डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट के बेसिस पर या उनके अपने अपने ठीक मान को जैसे भी उन्होंने उनको लगा कि चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स या बेसिस या किसी भी बेसिस पर उनको एक्सप्लेन करना है, तो वो उन्होंने अलग अलग इसकी डेफिनेशन हो सकती है बुक्स में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, जरूरी नहीं कि यही लिखा हुआ हो। अब आप बात कर सकते हैं कि सर साइंस के फादर कौन हैं। साइंस के फादर अरस्तु हैं, ठीक है, और अरस्तु को हम अरिस्टोटले भी कहते हैं, ठीक है, लिखा जाता है अरिस्टोटले, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये साइंस आया कहाँ से, तो एक आपको मैं बता दूं कि ये ग्रीक वर्ड है एक, ठीक है, साइंसिया, ठीक है। एक साइंसिया नामक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू नो या फिर नॉलेज, ठीक, किसी चीज़ को जानना या किसी चीज़ का ज्ञान अर्जन करना, किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना, ठीक, वो आपका क्या है, साइंस है। तो साइंस क्या है, ग्रीक वर्ड से निकल के आया, इसको साइंसिया, साइंसिया का मतलब होता है टू नो और नॉलेज। इसके फादर कौन है, अरिस्टोटल है। इसकी डेफिनेशन क्या है कह सकते हो, तो कह सकते हो साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशंस, ठीक। अब ये आपके पास साइंस की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। एक बात और करते हैं कि अभी हम इसके बाद ठीक बात करने वाले हैं इसकी मेन 3 ब्रांचेस के बारे में। 3 ब्रांचेस में सबसे पहले ब्रांच इसकी जो है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लें। पहले सबसे पहला पार्ट है इसका फिजिक्स। फिजिक्स जो है इस सब का सबसे टफ सब्जेक्ट है। फिजिक्स वर्ड कहां से आया, ये भी आपके पास क्या था, ग्रीक वर्ड था, ठीक है, फ्यूजिस। फ्यूजिस नामक वर्ड से ठीक इसका जो है उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब होता है नेचर, या फिर कह सकते हैं इसको नेचुरल फिनोमेना भी कह सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कहाँ से आई, फ्यूसिस नामक वर्ड से आई। इसका मतलब क्या था, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। इस बेस पर आप कह सकते हैं। अब यहाँ हम करते क्या समझिएगा, फिजिक्स में एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नेचर या नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी या मैटर के बारे में ठीक स्टडी करते हैं। तमाम सारे और भी, जैसे अभी हाल ही में हुआ था, ठीक है, सन एक्लिप्स हुआ था, ठीक है, उसमें देखिए आपके पास ये भी क्या एक बहुत बड़ी बताया गया था कि एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ है अभी तक का। तो वो भी क्या थी, एक नेचुरल फिनोमेना था। मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, मैं चौक से इस पर लिख रहा हूँ, ठीक, क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लगने से, ठीक, क्या हम लिखते जा रहे हैं, आपको क्लियर वर्ड पता चलते जा रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, फैन चलता है, हवा देता है, ये सब तमाम सारी चीज़ें जो हैं आपके पास वो क्या है, फिजिक्स हैं। फिजिक्स में डेफिनेशन अगर इसकी लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हालांकि अलग अलग है, अब इस पर हम डिस्कस करेंगे और भी एक बार। तब तक मैं आपको लिटरली आपको बता देता हूँ कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर इनके फादर कौन से, तो इनके फादर 2 हैं, 2 माने जाते हैं फादर, ठीक, ऐसा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर इनके जो पार्टीशन है फिजिक्स का वो 2 है। एक आपके पास कह सकते हो एंशिएंट या फिर इसको कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, ये आपके पास है, ये तब की मानी जाती है 1900 के पहले की। और दूसरी आपके पास जो वो मॉडर्न फिजिक्स मानी जाती है, मॉडर्न फिजिक्स मानी जाती है 1900 के बाद की। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या था, ये आपके पास फिजिक्स जो है वो इसको हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। और यहाँ जो आपके पास है क्लासिकल सॉरी मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ माइक्रोस्कोपिक
माइक्रोस्कोपिक, पहला क्या था आपके पास मैक्रोस्कोपिक, दूसरा क्या माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स इसको कह सकते हैं। क्यों, इसका रीज़न भी है। एक्चुअली क्या था, इसके जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स के जो जनक कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं सर आइजैक न्यूटन। ठीक, और यहाँ जो आपके पास है इसके लिए कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है, इनका जनक कहा जाता है। एक्चुअली क्या था, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी दिया था, जहां पर ये माना गया था कि मास को एनर्जी में कंजर्व किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कंजर्व किया जा सकता है, जबकि इसके पहले ऐसा मानना नहीं था। यहाँ पर जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है, यहाँ पर हम क्या पढ़ते थे, यहाँ पर किसी बड़ी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है, बड़े बड़े जो भी बड़े बड़े चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है या किसी अदर चीज़ें, कोई और चीज़ें फोर्सेस के बारे में है, एनर्जी के बारे में, तमाम सारी चीज़ें यहाँ पढ़ते थे। जैसे आपका ऑप्टिक्स में है, मिरर है, लेंस है, तमाम सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ हम पढ़ते थे। लेकिन जब ये रिलेटिविटी का प्रिंसिपल आ गया, उसके बाद से क्या हो कि यहाँ से एक नई फिजिक्स की शुरुआत हुई, एक समझ लीजिए एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई। और नई क्रांति की शुरुआत के अकॉर्डिंग आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक, उनके बारे में स्टडी शुरू हो गई। और यहाँ पर जो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स में, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में हम न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई, और न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ सेमीकंडक्टर, इन सब चीज़ों का अध्ययन यहाँ किया गया। उसके बाद से दुनिया की तमाम सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने लगी। ठीक, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास कभी लैंडलाइन फ़ोन होता तो उससे पहले भी क्या है, सिर्फ पत्र लिख के भेजे जाते थे। आज के डेट में मोबाइल से आपने उठाया, मिलाया, तो फट से हो गया। कैसे संभव हुआ? ये सब इसके बाद संभव हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास फिजिक्स के पार्ट है। अब हम साइंस की दूसरी जो ब्रांच है केमिस्ट्री, इसके बारे में जानते हैं। केमिस्ट्री आपके जो सब्जेक्ट है या जो इसका पार्ट है, ब्रांच है, इस ब्रांच में हम केमिकल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में और तमाम से एलिमेंट्स और रिएक्शंस के बारे में, साथ ही साथ कुछ अलग अलग एलिमेंट्स, उनके बेसिक, उनकी प्रॉपर्टी, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सब बारे में पूरा तरीके से हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ आप कह सकते हो, मैं आपको बताऊं तो ये केमिया नामक वर्ड से आया है, और केमिया नामक वर्ड का मतलब होता है द ब्लैक मैटर। क्या मतलब होता है? द ब्लैक मैटर। ब्लैक मैटर का मतलब है काला पदार्थ। ठीक है, इसके जो फादर हैं वो एंटोनी लेवोसिए हैं। एंटोनी लेवोसिए हैं। तो ये आपके पास सेकंड, हालांकि हमें फिजिक्स वो के अलावा केमिस्ट्री और बायो से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन हमें एक नॉर्मल बेसिक, ये कह सकते हैं बेसिक नॉलेज के तौर पे आपको हमें बता दे रहे हैं। इसका तीसरा पार्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट लिविंग्स के बारे में। इसको दो पार्ट में अगर हम चेंज करें तो क्या हो सकता है, पहला पार्ट आपका बनता है बायो और दूसरा बनता है लॉगस। बायो का मतलब मैं आपको बता चुका, यहाँ लिविंग्स ही कहते हैं। ठीक, और लॉगस का मतलब होता है अबाउट स्टडी या फिर टू स्टडी। यानी ये ब्रांच साफ साफ कहती है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, लिविंग बींग्स या लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। और इसके जो आपके पास फादर हैं, ठीक है, जो फादर माने जाते हैं, वो फादर आपके मैंने यहाँ बताया कि कौन है, अरस्तु हैं, या इनको लिखा जाता है अरिस्टोटले। ये मैंने बोला भी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास एक दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक, चार्ट पेपर एक बस समझ लीजिए बन गया है। पहला है साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशंस। इसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट फिजिक्स है, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री है, तीसरा पार्ट बायोलॉजी, जिसमें सबसे टफ पार्ट फिजिक्स माना जाता है। फिजिक्स का जो उत्पत्ति हुई है वो फ्यूसिस नामक वर्ड से हुई, जिसका मतलब होता है नेचर या नेचुरल फेनोमेना। यानी यहाँ हम साफ साफ कह सकते हैं कि फिजिक्स की जो डेफिनेशन वो कह सकते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस
इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। इसकी और भी अलग अलग डेफिनेशन है, अभी जब स्पेशली फिजिक्स को डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे, तब हम उसके बारे में जानेंगे और भी इनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं। दूसरा, इसको एक चीज़ बताऊं कि इसको दो पार्ट्स में अलग अलग तोड़ा गया है। समझ लीजिए कि एक आपके पास इन क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, या एंशिएंट फिजिक्स को कहा जाता है, या क्लासिकल फिजिक्स को कहा जाता है, एक ये है, और दूसरा आपके पास मॉडर्न फिजिक्स है, ये है। इन दोनों के जनक भी अलग अलग माने जाते हैं। अब ये जो 1900 से पहले की आपके पास, ये जैसे आपके पास है, ये बिफोर जो आपके पास क्या 1900 है, बिफोर 1900 के पहले जो भी फिजिक्स थी उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल या एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक जो चीज़ें होती थी, बॉडीज होती थी, या जो टॉपिक्स होते हैं, या जो चीज़ें हैं, उनके बारे में अध्ययन करते थे। उसके बाद 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का प्रिंसिपल लेके आए। तो उस प्रिंसिपल पर यह डिस्क्राइब हुआ कि वहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में भी अध्ययन हुआ, जैसे आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, उन चीज़ों का जब यहाँ पर अध्ययन शुरू हुआ, जैसे इसमें यहाँ सेमीकंडक्टर्स वगैरह हैं उनका, तो इसको कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। और इसमें हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं, बॉडीज़ का अध्ययन करते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी कहते हैं। इसके जो जनक माने जाते हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन माने जाते हैं, जबकि जो आपके पास क्लासिकल फिजिक्स है उसके जो जनक माने जाते हैं वो सर इज़ाक न्यूटन माने जाते हैं, न्यूटन साहब माने जाते हैं। दूसरा आपके पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री केमिया नामक वर्ड से आया है। इसका जो मतलब होता है द ब्लैक मैटर होता है। इसके जो जनक माने जाते हैं वो एंटोनी लेवाशियर माने जाते हैं। तीसरा आपके पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग बींग्स के बारे में या अबाउट लिविंग्स पढ़ते हैं। और इसको अगर हम दो पार्ट्स में अलग अलग लिखें तो बायो और लॉगस अलग अलग हो जाता है। बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक, लॉगस का मतलब होता है स्टडी। और देखा जाए तो यहाँ से साफ साफ निकल के आ रहा है कि बायोलॉजी का मतलब है कि एक ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें हम लिविंग बींग्स के बारे में या लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। इसके जनक अरस्तु माने जाते हैं, या जिनको हम अरिस्टोटले भी कहते हैं। तो ये आपके पास एक बेसिक नॉलेज आपका हो गया कि साइंस क्या है, साइंस के कितने पार्ट हैं और किस तरह के जनक क्या हैं, कैसे कैसे उसके कहाँ से नाम आए, क्या उसका मतलब होता है, ये सब चीज़ों के बारे में